हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10 डेज 10 मॉक का एक सीरीज, जिसका आज डे 1 है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपको जीके जीएस में आ सकते हैं सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएसएल मेंस के लिए। आपको पता है कि सीजीएल मेंस 25 और 26 तारीख को लाइन अप है, और उसके बाद 2 नवंबर को आपको है सीएचएसएल मेंस। तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप इस मॉक को देखिए, आपको टॉप नॉच क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में बनने की संभावना रखते हैं। उसके अलावा मैं आपके लिए और भी काफ़ी कुछ इस चैनल पे लाऊंगा, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो के एक्सप्लेनेशन काफ़ी सुनिएगा। जो क्वेश्चंस होंगे उसके एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सतरिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस इन विच ईयर बाय संगीत नाटक अकेडमी। सबसे पहला चीज, सतरिया एक क्लासिकल डांस है जिसे संगीत, और हमेशा याद रखिएगा अगर किसी भी क्लासिकल डांस को डिनोट किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा किया जाता है। तो सतरिया डांस, सबसे पहला क्वेश्चन, सतरिया डांस है कहाँ का। तो सतरिया डांस आसाम का डांस है। ओके, सतरिया डांस आसाम का डांस है और किस साल इसे इंक्लूड किया गया था एज क्लासिकल डांस, ये है अब क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसे किया गया था सन 2000 में, 2000 ईस्वी में आपको सतरिया डांस को क्लासिकल डांस के रूप में अपनाया गया था। अब आपको पता होगा कि टोटल मिला के क्लासिकल डांस हमारे इंडिया में कितने हैं। तो आप जानते हो टोटल मिला के हमारे इंडिया में 9 क्लासिकल, आपको मेजर क्लासिकल डांसेस देखने को मिलते हैं। ओके, उसमें सतरिया आपका एक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन कब से कब तक है। 12वें 5 ईयर प्लान, आपको पता होगा 1947 से ही हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा है। तो 12वां, और ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि ये आखिरी 5 ईयर प्लान है। तो आखिरी 5 ईयर प्लान आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, 2011-16, 12-17, 10 से 15 या 9 से 2014 तक। तो इसका आंसर में फ्रेंड्स इस ऑप्शन नंबर 2 था, बी, दैट इज 2012 टू 2017। 2012 से लेके 2017 तक 12वां 5 ईयर प्लान चला था और ये आपका आखिरी प्लान था। इसका स्लोगन था फास्टर, मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये हमारे ग्रोथ के लिए किया गया था। अब आपको पता है कि ये 5 ईयर प्लान जो है, ये हमेशा जो 5 ईयर प्लान था वो किसके द्वारा लाया जाता था, वो लाया जाता था आपको प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया था और उसके जगह पे नीति आयोग लाया गया है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। हमेशा याद रखना है आपको, नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। नीति आयोग के जो ये हैं वो कौन है, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेजेंट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। उसके जो वाइस चीफ हैं वो है अभी प्रेजेंट डे में सुमन बैरी, और जो सीईओ हैं नीति आयोग के वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस म्यूजिशियन तलविंदर सिंह। देखिए, ये ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो मैंने लिया है आपको सीपीओ और सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फुल मोटिव जो है वो स्टैटिक जीके का है, और ये क्वेश्चन भी आपको सीपीओ 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो ये म्यूजिशियन घराना, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इस पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक म्यूजिशियन है, इनका नाम है तलविंदर सिंह। तो तलविंदर सिंह जो है वो किससे एसोसिएटेड हैं, तबला, सरोद, सितार, घटम। तो तलविंदर सिंह जो है वो तबला से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है आपको, तबला से। ओके, उसके अलावा आपको पता है तबला के सबसे बड़े माइस्ट्रो कौन है, सबसे बड़े माइस्ट्रो आपको हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। ओके, ये सबसे बड़े माइस्ट्रो हैं आपको तबला के। कुछ ऐसे अनोखे लाल मिश्रा हो गए, ये भी आपको तबला वादक हैं। तो कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, या जो न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनता है आपको। ओके, जैसे बिरजू महाराज कथक के थे, तो उसके बारे में आपको जानना है कि उनको भारत में कब मिला, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे पूछा रहे हैं आपको। ओके, नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार जो कोडिफिकेशन किया है लॉ का, इंडियन लॉ का कोडिफिकेशन किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये किस चार्टर एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा लाया गया था।
ओके, जिसमें आपको कोडिफिकेशन किया गया था इंडियन लॉ, जो कि अभी हम लोग देखते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, जो भी है, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जो भी कोड हैं, तो इनका कोडिफिकेशन किस समय किया गया था, किस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, एक लॉ कमीशन जो कोडिफाई किया करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा एक लॉ कमीशन का स्थापना किया गया था, जो कि क्या किया गया, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कोडिफिकेशन किया है इंडियन लॉ का। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन का फेवरेट है। आप सीजीएल का उठा के देखिए, इस बार का प्री, अब सीपीओ देखिए, सब में आपको सेंसस से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सेंसस क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। 2011 के अनुसार किस यूनियन टेरिटरी का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है? यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट लिटरेसी रेट के साथ कौन सा आपको यूनियन टेरिटरी है? तो इसका आंसर होगा दादरा और नगर हवेली। और अगर स्टेट की बात किया जाए तो सबसे लोएस्ट है बिहार का, और अगर स्टेट में बात किया जाए हाईएस्ट तो वो है केरला का, लोएस्ट है बिहार का। यूनियन टेरिटरी में बात किया जाए तो लोएस्ट है दादरा और नगर हवेली का, और हाईएस्ट है आपका लक्षद्वीप का। ये रहा इसका कुछ डाटा, फैक्चुअल डाटा। 77.24% उस समय के अनुसार लिटरेसी रेट था, जो कि लोएस्ट था, और लक्षद्वीप में 91.85% आपका लिटरेसी रेट था अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। अभी सेंसस होने वाला है, इसलिए जब सेंसस होगा तो उसके बारे में और न्यूज़ आएगी, है कि नहीं। नाउ आपको आइडेंटिफाई करना है डैम, जो कि साउथ इंडिया में कौन सा डैम है, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा नाथपा झाकड़ी, मैथुन, तहरी या मेटूर, है कि नहीं। तो आपको हर एक के बारे में पता तो होनी चाहिए। नाथपा झाकड़ी जो आपका डैम है वो एक्चुअली में ये है सतलज रिवर के ऊपर, और ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। मैथुन डैम है आपका बराकर रिवर के ऊपर, और कहाँ पे है, ये झारखंड में है, तो ये नहीं हो सकता है। तहरी डैम इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम, और ये कहाँ पे है, भागीरथी नदी पे है आपको, और कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में है। तो ये सब तो नॉर्थ इंडिया के डैम है। मैटूर डैम आपका किसका है, साउथ इंडिया का डैम है। मैटूर डैम किसका है, साउथ इंडिया का डैम है। तो मैटूर डैम आपका कहाँ पे है, आपका तमिलनाडु में है। कहाँ, कौन से रिवर के ऊपर है, तो कावेरी नदी के ऊपर है। तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरह समझ सकते हैं कि कौन सा डैम कहाँ लोकेटेड है, किस तरह से। तो आपको लोकेशन वाइज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस रिवर पे है। तो मैंने आपको इसमें इसके बारे में डिटेल में बताया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले हैं आपके पास। ओके, तो ये मैटूर डैम इसका आंसर होगा। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा सीजीएल में। तो ये क्वेश्चन है आपको, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, एक्चुअल जो क्वेश्चन था उसमें 10th फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बाद में जाके एक ड्यूटी को ऐड किया गया है। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाला गया। इज इट 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th, 86th या 73rd। तो सबसे पहले आपको जानना है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी एक्चुअली में है क्या, उससे आप पकड़ भी लोगे। तो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है आपको कि आपको 6 से लेके 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना है। और ये किस में बोला गया, तो आपको पता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अनुसार ये आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई। आर्टिकल 21A भी आपको ये बात बोलता है। तो 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को आपको एजुकेशन देना है, ये आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और किसके द्वारा रिकमेंड किए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किए थे, और पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है ये। और कब डाला गया था, 1976, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसे हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको एकमात्र बार प्रियम्बल में जो चेंजेस आया है वो किस एक्ट के तहत आया आपको, तो 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1978 का जो एक्ट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1978 44th एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपको, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया था। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट आपको पता है
पंचायत सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला यही एक्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। और 74th जो है वो कौन सा होगा, वो आपको म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है कि नहीं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल, हिंदौन और टॉन्स। चंबल रिवर, हिंदौन रिवर और टॉन्स रिवर ये किस रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं? तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरी है। गंगा के ट्रिब्यूटरी तो खुद यमुना है, चंबल, हिंडौन और टॉन्स जो है वो आपको यमुना का आपको ट्रिब्यूटरी। उसके अलावा बेतवा रिवर, ओके ये भी याद रखिएगा, बेतवा रिवर जो है ये भी आपको यमुना का ट्रिब्यूटरी है। ओके तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री से मार्शल लॉ, जो हमारा कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का, वो किस कंट्री से हम लोग ने लिया है जो रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को? तो ये किस कंट्री के द्वारा लिया गया है मार्शल लॉ का? यूएसए, यूके, जर्मनी और रशिया। तो इसका आंसर है यूके। फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे यूएसए से, और जो कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का ये लिया गया है आपको यूके से। ओके नाउ एक्वा फोर्टिस, केमिकल नेम के आपको बात वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है केमिकल नेम के बारे में कि एक्वा फोर्टिस क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लू विट्रॉल क्या है, या कार्बोलिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, बहुत सारे इस तरह से आपको केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो एक्वा फोर्टिस जो है जो मेनली आपको होता है एक्सप्लोजिव और फर्टिलाइजर्स में, तो ये आपका किसका नाम है? तो क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है? तो इसका आंसर है एक्वा फोर्टिस इज नाइट्रिक एसिड। एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइटर ये किसको बोलते हैं हम लोग? HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। H2SO4 जो हमारा H2SO4 है ये इसको क्या, इसका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। इसका नाम H2SO4 दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इट इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल। H2SO4 क्या बोलते हैं हम लोग? ऑयल ऑफ विट्रॉल, कॉमन नेम। और सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सब बच्चों को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा को बोलते हैं। उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए इसके केमिकल फॉर्मूलाज और केमिकल नेम, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 11वां क्वेश्चन है अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 111। एक्चुअली मनी बिल का डिफिनीशन जो है वो आर्टिकल नंबर 110 में दिया हुआ है। मनी बिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल नंबर 110, लेकिन 111 आर्टिकल में मनी बिल के एसेंट के बारे में बताया गया है कि कौन एसेंट दे सकता है मनी बिल को। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो मनी बिल को एसेंट दे, और लेकिन मनी बिल को एसेंट देने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन इसके ऊपर मनी बिल के ऊपर सिग्नेचर किसका होता है? मनी बिल जो को इंडोर्स कौन करता है? ये इंडोर्स कौन करता है? क्या वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है? ये दोनों कर सकता है इसे, या फिर कोई भी नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल जो होता है वो ओरिजिनेट ही होता है लोकसभा में, वो राज्यसभा में नहीं जा सकता है। इसलिए आपको स्पीकर ऑफ लोकसभा ही क्या करेंगे? आपको मनी बिल पे साइन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम सोर्स पॉइंट? सेम, लगभग सेम जगह से ये निकलते हैं। ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और इंडस, या इंडस और गंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गंगा का स्रोत कहाँ पे है? आपको पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है। उसके अलावा हम बात किया जाए आपको ब्रह्मपुत्र का, तो ब्रह्मपुत्र का यामडूंग ग्लेशियर, यामडूंग ग्लेशियर है। और इंडस का है आपको मानसरोवर लेक, और दोनों ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे तिब्बत में अप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र और इंडस। अगर यहाँ पे आपका मानसरोवर, तो उसका जस्ट बगल में क्या है? यामडूंग ग्लेशियर, जो कि जहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होता है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में या फिर चाइना में जो नाम है वो है यार्लुंग शैंको,
और जैसे वो टर्न करता है, नामचा बारवा नाम का एक पहाड़ जो कि इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पहाड़ है, वहाँ से जैसे ही वो यू टर्न मारता है तो उसका नाम वहाँ से चेंज हो जाता है और उसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, रिवर से बना हुआ आइलैंड है, जो कि है मजुली आइलैंड, जो कि आसाम में है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपको याद रखना है इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट नेम ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तो इसको हम शॉर्ट में जाएंगे। तुंगभद्रा का एंशिएंट नाम क्या था? तो एंशिएंट नाम तुंगभद्रा रिवर का पंपा था। क्या था नाम? पंपा। तो सिंधु किसका नाम था? इंडस का। कुबा किसका नाम था? काबुल का। पंपा मैंने बताया तुंगभद्रा का। और वितस्ता किसका नाम था? झेलम का। आपको पता होगा कि बैटल ऑफ वितस्ता जो है, बैटल ऑफ वितस्ता जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है हिस्ट्री का। बैटल ऑफ वितस्ता या बैटल ऑफ झेलम बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। तो ये जो आपका बैटल था, ये अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, और जिसमें ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर जीता है और पोरस हारा था, या किसी में ऐसा हो जाता है कि ये वॉर का कोई सिचुएशन नहीं आया था। तो ये वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ओके, पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर। तो याद रखिएगा इसको में कहाँ हुआ था? ये बैटल ऑफ वितस्ता में हुआ था। ओके, नाउ सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, ये भी आपका क्वेश्चन है, सीपीओ क्वेश्चन है जो इस साल पूछा गया है। सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बंगाल का, ये आपको आर्किटेक्चर जो है ये किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है? सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। तो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो बंगाल का है वो किसके द्वारा बनाया गया है? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल वंश या मौर्य वंश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाल वंश। पाला डायनेस्टी के द्वारा सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बंगाल का बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं आपको गोपाल, और इन तीनों के बीच में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला वंश के बीच में ट्राई पार्टी स्ट्रगल होती है कन्नौज के थ्रोन के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ बातें जो हिस्ट्री की हैं वो बताना चाहिए। और उसी तरह राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? पता होगा आपको। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग वहाँ के संस्थापक हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिडबी का सेटअप किस साल हुआ था? 1 में, 1992 में, 1994 में या 1990 में? तो इसका आंसर है 1990 में आपको सिडबी का सेटअप किया गया था। और 1988 से ही आपको चल रहा है सेबी, लेकिन सेबी का जो एक्ट आया है वो आया है आपको 1992 से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो आपका एक्ट आया है वो 1992 का एक्ट है, और ये चल रहा है कब से? 1988 चल रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात किया जाए आरबीआई का, तो आरबीआई का एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934, और आरबीआई का स्थापना हुआ है 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। किसके सिफारिश पे? तो ये हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई की स्थापना हुई है। हर एक क्वेश्चन पे डिटेल वे में हम लोग जाने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो लोन्स किसको कहते हैं? तो भैया जो लोन 1 लाख से कम हो, जो लोन 1 लाख से कम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रो लोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? माइक्रो लोन्स। ओके, नाउ इसमें से आपको सही पेयर को गेस करना है। भूटिया सिक्किम, छाऊ पंजाब, फुगड़ी आसाम, यक्षगान केरला। अब ये क्या है एक्चुअली में? ये आपको डांसेस हैं, यहाँ के पॉपुलर डांस। तो क्या आपका छाऊ पंजाब का है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। छाऊ जो है वो 3 तरह का छाऊ होता है आपको। तो छाऊ, पहला छाऊ होता है सरायकेला छाऊ। सरायकेला छाऊ जो है वो झारखंड का है। मयूरभंज छाऊ जो कि उड़ीसा का है। और तीसरा छाऊ जो होता है वो होता है पुरुलिया छाऊ। तो पुरुलिया छाऊ जो है वो किसका है? वो आपको वेस्ट बंगाल का है। तो ये 3 तरह के आपको छाऊ होते हैं, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो छाऊ जो है वो पंजाब का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फुगड़ी आसाम, तो बिल्कुल नहीं। फुगड़ी जो है वो आपको गोवा का है। वो कहाँ का है? आपको गोवा का। और यक्षगान एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डांस है जो कि आपको होता है कर्नाटक में। तो यक्षगान भी गलत है। भूटिया जो है वो सिक्किम का डांस है। सिक्किम का डांस कौन है आपका? भूटिया आपको सिक्किम का डांस है।
उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डांस के बारे में याद रखना है, क्वेश्चंस इससे डांसेस से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको उसके अलावा सूबा डांस या लामा डांस, ये भी आपको सिक्किम का डांस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो वायरस से कॉज नहीं होता है? रेबीज, एड्स, मम्स या स्लीपिंग सिकनेस। याद रखिएगा, वायरस से कॉज ना होने वाला, ठीक है, हड़बड़ी में हम लोग को आंसर गलत नहीं मानना है। रेबीज वायरस के द्वारा होता है। एड्स होता है आपको HIV वायरस के द्वारा। मम्स भी वायरस के द्वारा ही होता है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस आपको होता है प्रोटोजोआ, दैट इज ट्रिपेनोसोमा नामक एक प्रोटोजोआ के द्वारा आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के द्वारा इसका आपको ये है वायरस है इसका। उसके अलावा एड्स को मनाते हैं हम लोग, मैंने बता दिया आपको, 1 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और ये किसको अटैक करता है एड्स? तो ये अटैक करता है आपके WBC को। ओके, तो स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा। ओके, नाउ 11 डिग्री चैनल, देखिए चैनल आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 4 तरह का चैनल है। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा किस किस के बीच में कौन सा चैनल है आपको। तो यहाँ तो मैं वैसे आंसर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल होता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। सपोज कि ये आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद आपका आता है जो लक्षद्वीप है, उसके बाद आपका मिनिकॉय, मालदीव्स, ठीक है। तो जो आपका मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में है उसे हम लोग कहते हैं 8 डिग्री चैनल। मालदीव समझिए, ये मालदीव्स है, ये मालदीव्स है आपका, और ये आपका लक्षद्वीप है। तो ये चैनल आपका बन रहा है, ये क्या है आपका 8 डिग्री चैनल। उसके अलावा फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा आता है आपका 9 डिग्री चैनल। उसके अलावा अंडमान और निकोबार को अलग जो करता है उसे हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल, और एमनडीव और कन्नौर को अलग करने वाला होता है 11 डिग्री चैनल। तो ये 4 चैनल आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। 11 डिग्री चैनल जो होता है वो एमनडीव और कन्नौर के बीच में है। मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री, अंडमान निकोबार 10 डिग्री, और मालदीव लक्षद्वीप आपका 8 डिग्री चैनल होता है। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, नाउ आज का आखिरी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम UPSC टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको देखने को मिलता है आजकल SSC के एग्जामिनेशन में। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आपको इसमें से करेक्ट चैनल फाइंड करना है। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का और होयसल टेम्पल केरला का, इसे इंक्लूड किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। टोटल साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हो गए इंडिया में वो 40 हैं। ये डिसीजन लिया गया था 45th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो कि UAE में हो रहा है। तो इनमें से कौन सा सेशन सही है? 1 और 2, 2 और 3, ऑल या नन? वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए बढ़िया से पढ़ करके। मैं इसका आंसर आपको देता हूं, इसका आंसर होगा नन। इसका आंसर क्या होगा भाई? नन। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का सही बात है, लेकिन होयसल टेम्पल केरला का नहीं है। होयसल टेम्पल कर्नाटका का है, जिसे हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है अभी रिसेंटली। ओके, इससे हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का काउंटिंग 40 नहीं 42 हो गया है। 40 तो पहले था, अब क्या हो गया है? 42 हो गया। 41 था आपका शांति निकेतन, 42 था आपका होयसल टेम्पल का ग्रुप। ओके, तो ये 42 हो गया है, ये भी गलती है। ये 45th सेशन है तो बिल्कुल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, लेकिन ये UAE में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है आपका सऊदी अरेबिया में। इसलिए इन तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलती हैं। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है। होप करूंगा कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। ये थे 20 क्वेश्चंस के, ये मेनली स्टैटिक जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठा कर लाए हैं आपके लिए। अगर आपको पसंद आया हो आज का क्लास तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया देखने के लिए और जय हिंद।